तो ये आपका स्कूल एजुकेशन पोर्टल आपका खुलने लगा है। तो आप लॉग इन हियर करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर आप कई बारी गलती करते हैं, यहाँ पर आप यूडाइस कोड लगा के यूडाइस कोड वाला पोर्टल का जो पासवर्ड है वो डालने लगते हैं, जबकि इसका अगर आपने अलग पासवर्ड बनाया तो वो आप अलग पासवर्ड इसमें डालें। जैसे मैं अपने स्कूल का, तो सबसे पहले क्या करना है, स्कूल आईडी को हमारे प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब ही खोलें और सारी जो इसमें जो आपके पोर्टल में जो जो प्रावधान है उन्हें पूरा करें। तो उनका अधिकार जो हमारे, वैसे तो प्रधानाध्यापक महोदय का है, साथ में सहायक भी आप खोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या आपने करना है, जैसे मैं इसमें अब डाल लेता हूँ। अब मैं प्राइमरी में है तो प्राइमरी का पी डाल दिया मैंने, कैपिटल पी डालना है, स्मॉल पी नहीं डालना, तो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर पासवर्ड जैसे ही डालता हूँ मैं, पासवर्ड डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलिंग यूनिट है, एक यूनिट है, एक एम्प्लॉय। सबसे पहले हम यूनिट की बात करेंगे। यूनिट है मतलब कि हम टीचर्स आईडी ना डालते हुए हम यहाँ पर आपकी स्कूल आईडी यहाँ डाल रहे होंगे, और ये यूनिट डाल के बाद कैप्चा हम डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे ही काम पूरा करेंगे। जैसे इसे हम ओपन करते हैं तो हमारा जो है स्कूल, इस तरह से हमारा स्कूल आईडी से ये खुल जाता है, हमारा पोर्टल का ये फ्रंट पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपका विद्यालय दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम इन पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है और इन पर हमने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले यूनिट है। सबसे पहले आप देख लेंगे कि यूनिट आपकी जो सैंक्शन पोस्ट अगर नहीं, तो आपकी यूनिट क्या है, आपकी दुर्गम है कि सुगम है। सबसे पहले आप स्कूल स्टेटस जरूर देख लें कि आप कौन से स्कूल के स्टेटस आपका क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका स्कूल स्टेटस दिख रहा है, तो सबसे पहले आप स्कूल स्टेटस जरूर देखें कि आपके स्कूल स्टेटस में आपकी कैटेगरीज क्या हो रही हैं। जैसे इसमें सारी डेट मेंशन है कि इससे इतने दिसंबर तक दुर्गम हो सकता है कि कोई विद्यालय पहले दुर्गम रहा हो, अब उसको सुगम की स्थिति है। तो आप जिस तरह से भी आवेदन करते हैं आगे ट्रांसफर के लिए या किसी तरह से आवेदन करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप दुर्गम से सुगम जा रहे हैं, सुगम से दुर्गम जा रहे हैं। तो पहली यूनिट में आपने सबसे पहले ये सर्च कर लेना अपने विद्यालय की जो यूनिट है। उसके बाद आपने एम्प्लॉय में जाना है और आपने एम्प्लॉय लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं, तो एम्प्लॉय लिस्ट में जाना है और एम्प्लॉय लिस्ट में अपने विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट जरूर देख लेनी है। और यहाँ पर ध्यान रखें, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, स्विफ्ट चैट के साथ इंटीग्रेटेड भी कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों काम क्लियर होते जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर वाला है हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी का आईडी है, तो वहां पर मैंने स्कूल इंचार्ज टिक किया हुआ। ध्यान रखें, अगर इसे अनटिक कर देते हैं और आप टिक अपने आप को कर लेते हैं, तो इसके बाद आप स्विफ्ट चैट में जो पोर्टल में है स्टूडेंट अटेंडेंस तो कोई भी टीचर ले सकता है, लेकिन टीचर्स के अटेंडेंस लेने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे आप टिक करते हैं, ऐसा नहीं कि उसी दौरान आपको ये स्विफ्ट चैट में आप प्रधानाध्यापक के पद पर वहां पर दिखाई देंगे। उस पर भी 14 मैक्सिमम 14 डेज लगते हैं। कई टीचर्स की क्वेरीज होती है कि वे जैसे ही क्लिक करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने क्लिक तो किया लेकिन हमें अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं मिली अटेंडेंस लेने की। तो इसके लिए आपको 14 मैक्सिमम 14 डेज का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि क्योंकि जो आपका जो विद्या समीक्षा केंद्र में है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके जो है डाटा जो है पर डे एक डिस्ट्रिक्ट का होता है डाटा सिंक्रोनाइज होता है। तो इसको आप 14 दिन मैक्सिमम माने। अगर 14 दिन पर भी नहीं होता तो उसके बाद आप अपने पोर्टल प्रभारी को इसकी सूचना दें, ताकि ये मैं मैक्सिमम देखिए हम 2 को टिक नहीं कर सकते। पहले 2-3 टिक हो जाते थे, लेकिन अब एक को अनटिक करना पड़ेगा, दूसरे को टिक करना पड़ेगा। पहला काम तो ये आपने करना है। दूसरा काम आपने करना है कि बहुत से टीचर्स देखता हूं मैं कि उनके पास कोई आईडी नहीं होता, जबकि वे कहीं पर भी सफर करते हैं, कहीं पर भी इधर उधर जाते हैं, तो उनके पास टीचर आईडी नहीं होता, जो कि बहुत ही एक तरह से मैं समझता हूं कि आप जब उस डिपार्टमेंट में काम करें तो आपके पास टीचर आईडी होना बहुत जरूरी है। तो ये टीचर आईडी आपका जैसे जिस विद्यालय में जाते हैं तो आपकी एक टीचर आईडी क्रिएट हो जाती है इस एजुकेशन पोर्टल पर। तो यहाँ अथॉरिटी सिग्नेचर, यहाँ पर आप डीओ या बीओ, सबसे पहले आप बीओ के सिग्नेचर या मोहर लगा के आप सिग्नेचर कर लेंगे और इसे प्रिंट आउट निकाल के इसे जरूर आप अपने साथ इसको क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड रखते हैं, तो ये आपके ऑथेंटिकेशन होते हैं कि आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड पर कार्यरत हैं। क्योंकि बहुत से टीचर्स को कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारा तो कोई आईडी कार्ड ही नहीं बना, हमें तो कुछ उसका फायदा ही नहीं मिलता कुछ। तो ये आपका आईडी कार्ड ऑथेंटिकेट है। अगर इसमें ऑथेंटिसिटी की सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद आप लैमिनेट करके इसको आप अपने पास रख सकते हैं। अब तीसरी बात पे चलते हैं हम।
इसके बाद आपका आईडी कार्ड हो गया, ये व्यू डिटेल हो गया। बहुत से टीचर्स साथ ही कहते हैं कि हमारे जो है प्रोफाइल को हमने अब देखना है, अपनी प्रोफाइल को देखना है, तो वहां पर व्यू डिटेल में जाएंगे आप, तो आपकी ये पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी। आपने कौन कौन से ट्रेनिंग्स लिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, और आपने किन किन उसमें ट्रेनिंग ली है। माना कि आपकी ट्रेनिंग में यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, तो आपने माना SCRT में आपने 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग किया, उसका यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, तो आप उसका जो आपका रिलीविंग लेटर होगा और उसका क्या कहते हैं जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसकी फोटो कॉपी आप BO कार्यालय में जमा कर देंगे एक एप्लीकेशन के साथ कि मेरा ये ट्रेनिंग मैंने ये किया है, आप इसमें मेरी प्रोफाइल में इन्हें ऐड कर ले, ताकि इस तरह की आपकी ट्रेनिंग्स का शेड्यूल भी आपका ऐड होता रहे। और किसी तरह से भी आप किसी पुरस्कार के लिए अगर अप्लाई करते तो आपकी प्रोफाइल में सब कुछ अंकित हो, सब कुछ लिखा गया हो। तो इस पे आपने हमेशा इसको जरूर देखना है प्रोफाइल में कि आप दुर्गम में बने, तो दुर्गम में कई बार ये होता है कि यहाँ पर कुछ जो आपकी स्थिति है वो गलत सी प्रिंट आउट होती है कुछ, तो उसके लिए आप पोर्टल प्रभारी जी से अपना आवेदन करके उसको ठीक करवा ले, ताकि आपके पास कोई किसी तरह से जो प्रमोशन है उसमें दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप एक दूसरी बात। अब चलते हैं बैक, ये दोनों बातें क्लियर हो गई है। इसके बाद हम जब बैक जा रहे हैं, अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। क्या आप सर मेरी आवाज क्लियर शायद आ रही है? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल सर। तो हम ये अब 2 बातें हम कर चुके हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके ACR पर आपके मैसेज आ रहे होंगे आपके कि ACR कौन कौन से सत्र की आपने ने भरी। यदि आप प्राथमिक और जूनियर स्तर के टीचर्स हैं तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो ACR है वो आपके जो कर्मिक जो क्लरिकल कर्मिक है वो आप TFMS में उस को भरेंगे। और जो आपके माध्यमिक स्तर के हैं वो बैच क्रिएट करते हुए अपने विद्यालय के जो बैच क्रिएट करेंगे, टीचर्स के बैच प्रिंसिपल करेंगे, और उस बैच के हिसाब से उनकी IFMS में जो वो है पोर्टल में उनकी ACR भरी जाएगी। जबकि हमारी ACR हमारे इसी पोर्टल पर, एजुकेशन पोर्टल पर ही भरी जानी है। और यदि आपके उसमें मैसेज आता है कि आपने 2021-22 या 22-23 में आपने ACR नहीं भरा, तो आप अपने एजुकेशन पोर्टल पर ही उन्हें फाइल करें। IFMS में आपको करने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद हमारा आता है रेगुलर। अब उसके बाद हमारी मैक्सिमम होती है रेगुलर स्टूडेंट्स क्या हैं, स्कूल डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, एड स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट लिस्ट क्या है, स्टूडेंट एक्शंस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप जैसे ही आपका पूरा सत्र पूरा होता है तो आप स्टूडेंट एक्शंस पे जाएंगे, और स्टूडेंट एक्शंस पर जो है हम क्लास लेंगे, सत्र लेंगे। माना 24-25 ही ले रहा हूं मैं सत्र, अब तो 25-26 चल रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट एक्शन सभी टीचर्स और सारे जो भी है पोर्टल प्रभारी ये कर चुके हैं, इसलिए स्टूडेंट एक्शंस में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारे हम बच्चों को प्रमोट कर चुके हैं, हम उनको ड्रॉप आउट कर चुके हैं। तो इसमें एक बात समझने की बात है कि प्रमोट की नहीं करना है और ड्रॉप आउट की नहीं करना है, क्योंकि ड्रॉप आउट जो है यूडाइस में इसका सेंस अलग हो जाता है, और हमारे इस एजुकेशन पोर्टल पर इसका सेंस अलग होता है। ड्रॉप आउट का मतलब ऐसा होता है कि जिसने स्कूल त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, और दूसरे विद्यालय में अभी पंजीकृत ना हो, ड्रॉप आउट की उसमें आते। लेकिन स्कूल एजुकेशन पोर्टल पे ड्रॉप आउट उसे बोलेंगे जो कि मैक्सिमम आपकी एक्सट्रीम क्लास में पहुंच गया, तो उसे हम ड्रॉप आउट ही करेंगे। यहाँ से ड्रॉप आउट करेंगे, 5th क्लास है प्राइमरी के लिए तो 5th में ड्रॉप आउट कर देंगे, और अगर 8th क्लास है जूनियर में तो उसको ड्रॉप आउट ही हम यहाँ दिखाएंगे, और अगर वो फेल हुआ है तो उसे डिमोट दिखाएंगे, ड्रॉप आउट नहीं दिखाएंगे। और यदि वो बच्चा 3rd क्लास से आपके विद्यालय से चला गया है, मतलब आपके विद्यालय में किसी तरह भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में भी आप उसे ड्रॉप आउट दिखाएंगे। तो प्रमोट, डिमोट और ड्रॉप आउट आप यहाँ पर से स्टूडेंट एक्शंस में आप इसको कर लेंगे, स्टूडेंट एक्शंस का। अब आप आता है क्योंकि हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई अब दोबारा करने के 2025-26 में ही ये काम हो पाएगा। अब स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस, हम जब स्टूडेंट, अब आपको जैसे कि अब शासनादेश हो गया, 3 महीने तक का हमें बच्चों को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जो अब मई जून जुलाई 31 तक का बच्चा अगर डेट ऑफ बर्थ है उसकी, तो उसको हम 6+ में इसमें रख सकते हैं, ऐसा जो शासनादेश है। तो उसके तहत आपको कुछ बच्चे शायद जोड़ने होंगे, तो उसमें सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शंस में चले जाएंगे, और यहाँ पर एडिट करते हुए
सबसे पहले 5-5 बच्चे आप ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से हर एक क्लास में, ताकि क्योंकि वहां पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर एरर शो होता है, और एरर शो होने के बाद मतलब ये होता है कि आपका इसके साथ जो आपका स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन है और जो आपका वास्तव में वो मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण कि आपकी एरर आएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी नेट भी शायद स्लो है, तो मैं इसको ना छेड़ते हुए इसमें डिस्क्रिप्शन में आप बच्चे ऐड कर लें। अगर कुछ माना आपकी फर्स्ट क्लास में कोई गर्ल आई है, तो अभी जो डिस्क्रिप्शन में एडिट करके यहाँ पर एक बच्चा बढ़ा लेंगे, गर्ल्स में बढ़ा लेंगे, और उसके बाद आप उसी के बाद आप ऐड स्टूडेंट करेंगे। ऐड स्टूडेंट तभी करेंगे जब आप डिस्क्रिप्शन पहले चेंज कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा के बच्चे रख लेंगे, तभी आप ऐड स्टूडेंट कर लेंगे। तो ये ऐड स्टूडेंट में आपका पास बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऊपर से प्रेशर आता है कि आप जल्दी जल्दी से करें, जल्दी जल्दी से करें। तो आप जब ऐड स्टूडेंट करें तो पूरी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ स्टूडेंट भर लें, फादर्स नेम लिख लें, मदर्स नेम लिख लें, डेट ऑफ बर्थ लिख लें, और इसके बाद आपने कैटेगरीज भी ना लिखने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पर उसका सीरियल नंबर डाल देना है। इतना काम करने में आपका बच्चा यहाँ ऐड दिखाई देगा। उसके बाद की फॉर्मेलिटीज आप इन फ्यूचर बाद में कभी भी आप इसे कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना ज्यादा जल्दी बात तक है नहीं। तो ये आपका रेगुलर स्टूडेंट्स की बात हुई। ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्शंस, स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट में आप सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कौन सी क्लास में आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपने रेगुलर स्टूडेंट्स को ये करना है, क्योंकि अब हम मंथली असेसमेंट की बात में पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होना चाहिए, स्टूडेंट एक्शंस कंप्लीट होना चाहिए, और ये सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अब इनरोलमेंट में आपने सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज आपने लेना है। हर सेशन में आपने इनको जरूर ऐड करना है। माना कि 25-26 में हम क्या करें, कक्षा ले लेते हैं एक, तो कक्षा एक में 3 ही सब्जेक्ट है, आप तीनों सब्जेक्ट को उठा के ऐड कर ले, तो ये सीधे आपके दूसरे खाने में आपको यहाँ दिखाई देगा, और आप इन्हीं को सीधे उठा के अगर रिमूव कर ले। कई टीचर्स की क्वारी होती है कि हमने फर्स्ट क्लास में हमने ऐड कर लिया, संस्कृत भी ऐड कर लिया, तो वो आप कैसे हटाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ ऐड किया, ये माना 3 सब्जेक्ट मैंने ऐड कर लिया, मैं कक्षा 5 ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने ये सारे सब्जेक्ट ऐड कर लिए, लेकिन अब आप सबमिट कर चुके हैं, कोई डर उसके घबराने वाली बात नहीं। आपने माना कि आप उर्दू को रिमूव करना चाहते हैं, तो उर्दू पे क्लिक करें और इसे रिमूव कर दें, तो आपके 5 ही सब्जेक्ट आपके 4th क्लास में हो जाएंगे। और क्योंकि मैं एक बार इनको ऐड कर चुका हूं, तो मैं इनको सबको रिमूव करके सबमिट कर रहा हूं। और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट मैं ऐड कर चुका हूँ अपनी क्लासेस के, आप भी ऐड कर चुके होंगे, तो ये काम सबसे पहले करना है, अन्यथा की स्थिति में आप मंथली असेसमेंट में बच्चों को भर नहीं पाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट। ये हो गया, ये आपका हर एक बच्चे का देख लेंगे कि आपने उस बच्चे के सब्जेक्ट भरे हैं कि नहीं। जैसे कि ये आपने देखो ऐड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्लास 4 में कोई बच्चा नहीं है हमारे, इसलिए ये कुछ नहीं दिखा रहा है। जैसे ये है 5th क्लास में जितने बच्चे होंगे हमारे, उसमें देखिए ये सब्जेक्ट हमारे पास संस्कृत वगैरह ये आप देख पा रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट हमें भरे हैं। माना आपने किसी टाइम पे इसको डिलीट करना, तो आप इसे डिलीट करके दोबारा उसी सेशन में मंथली क्या कहते हैं इनरोलमेंट में जाके सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज को ऐड करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। अब रिपोर्ट से हमारे कोई ज्यादा लेना देना, ये अभी ऐड होने वाला है, जिसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट रिपोर्ट आएगी और स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज आएगी और स्टूडेंट अटेंडेंस का आएगा। जब ये आपका इंटीग्रेटेड हो जाएगा, पूरा आपका प्लेटफॉर्म ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा स्विफ्ट चैट के माध्यम से, विद्या समीक्षा केंद्र से, तो ये रिपोर्ट में आप तीनों कैटेगरीज तब आप ऐड होगी। अब मंथली असेसमेंट में आता है। मंथली असेसमेंट में सबसे पहले आपने स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म को ना भरते हुए सबसे पहले टीचर फॉर सब्जेक्ट करना है। अगर टीचर फॉर सब्जेक्ट आप नहीं भरेंगे तो ये आपका आगे बढ़ेगा नहीं। माना 4th में मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, 5th में हमारे पास है बच्चा कोई, तो ये जैसे ये आपके 2 बच्चे हमारे 5th में शो हो रहे हैं, तो 5th में 2 बच्चे शो हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, टीचर नेम जो भी है एक कोई टीचर नेम कर लेना है और इसे अपॉइंटेड फॉर टीचर दिस इज सब्जेक्ट के लिए वो आप ऐड कर देंगे। इस तरह आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टीचर ऐड करने हैं इस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद स्टूडेंट डाटा फॉर्म में जाएंगे और तभी आप उस बच्चे का डाटा भर पाएंगे स्टूडेंट डाटा फॉर्म में। क्योंकि मैंने वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नॉट फाइल्ड आ रहा है। अगर हम फिल करेंगे इसको तो हमारा ये बच्चे का जो है मंथली असेसमेंट का ये आपका खुल जाएगा। पूरा क्यों नहीं खुला, क्योंकि मैंने इसमें टीचर्स अभी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि जुलाई में कोई भी परीक्षा, जून में कोई परीक्षा नहीं हो रही है।
तो ये मंथली असेसमेंट हो गया। उसके बाद नियोजन में आपका कोई निर्माण कार्य आपने किया है और रिनोवेशन वर्क किया है, तो उसमें निर्माण कार्य में आप इसी में जो भी आप काम करते हैं, किस सत्र में आपने काम किया, इसी में आप अपलोड कर लें अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि आपके सोशल ऑडिटिंग में कोई दिक्कत ना हो। और आपकी इसमें जरा केवीज का ध्यान रखना, इसमें 50 to 100 केवीज की जो फोटो आपने उसमें डालने जहां पर फोटो की बात आएगी। तो इससे कंप्लीट करके इसकी आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है किसी तरह से, ताकि आपकी सोशल ऑडिट में कोई दिक्कत ना आए। तो ये नियोजन है, नियोजन में आपके रेनोवेशन कार्य हो रहा है या निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें आपने कर लेना। उसके बाद स्कूल इमेजेस है। इस स्कूल इमेजेस में आपने जो अभी सर ने बहुत ही अच्छे से पिक्सल लैब की बात करी, जेपीजी में आपकी होनी है इमेज। आपने विद्यालय की इमेज बना लें, फ्रंट से पीछे से, जो भी एक कक्षा अध्ययन रख, ये आप देख पा रहे हैं जो जो ये कंडीशंस रखी हैं। और जोशी सर, सत्यम सर ने जैसे पिक्सल ऐप में बताया, उस तरह से आप जेपीजी फाइल बना लें, जिनकी की केवी जो है 70 केवी से कम होनी चाहिए। तो मतलब कि छोटी छोटी आप फोटोज बना लें और उनको इसमें अपलोड कर लें, तो आपका काम 100% इस स्कूल एजुकेशन से पूरा हो जाएगा। अब बात आती है एसीआर की। तो एसीआर के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एसीआर में आपका देखिए, जो आपका एसीआर है उसमें अभी क्योंकि कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ चेंजेस आए हैं। सहायक अध्यापक, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, मैं आपको दे भी दूंगा। ये आपके इसमें से आपका शासनादेश भी आ गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कौन प्रधानाध्यापक, उनके प्रतिवेदिक अधिकारी होंगे, और समीक्षक और स्वीकृत अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी होंगे। और दूसरा, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के जो है प्रतिवेदिक अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी होंगे, लेकिन समीक्षक और स्वीकृत अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। क्योंकि हमारा अभी इस पोर्टल में जितने भी हैं हमारे प्राथमिक और जूनियर स्तर के ही टीचर्स हैं, तो हम इन्हीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सहायक अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, इनके होंगे समीक्षक अधिकारी, और स्वीकृत अधिकारी होंगे मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो इस तरह से आपका ये अंक है, किस तरह से आपने गोपनीय आख्या में कितने कितने मार्क्स आपको अर्जित रखने हैं। तो हम चलते हैं फिर गोपनीय आख्या की, थोड़े से उसी पोर्टल पे चलते हैं वापस। गोपनीय आख्या में थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें। तो गोपनीय आख्या में जब एसीआर भरेंगे आप, सबसे पहले देखिए, कई बार आप सीधे, आपके जो सहायक अध्यापक हैं वो सीधे टीचर्स आईडी से अपनी एसीआर खोलने के लिए खोलते हैं, तो वहां पर एरर दिखाई देता है कि भी आप अपने पहले परमिट करें। क्योंकि ये जो बैच क्रिएट करेंगे ये आपके प्रधानाध्यापक या आपके इस जो आपकी स्कूल आईडी है वहीं से आपके बैच क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने ये दो हमारे पास टीचर्स थे, हमने एक की तो फाइल हो चुकी है एसीआर, दूसरे की फाइल नहीं हुई है, माना इनकी फाइल करनी है हमने एसीआर, तो हम फाइल कर रहे हैं। तो ये इनका नाम आ रहा है, पदनाम आ रहा है, जो भी है। आपने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रधानाध्यापक है तो इनके जो आपके प्रतिवेदिक अधिकारी होंगे ये हमारे क्या होंगे, उप शिक्षा अधिकारी होंगे। तो मैंने इनको भर दिया। अब जब ऐड न्यू करना है, माना कि आपने 6 महीने से ज्यादा किसी कोई आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिवेदक अधिकारी या आपके समीक्षक अधिकारी, माना कि आप ट्रांसफर हुए हैं और आपने 4 ही महीने एक विद्यालय में कार्य किया, उसके बाद दूसरे विद्यालय में आप चले गए, तो 4 महीने के जो है प्रतिवेदक अधिकारी पुराने विद्यालय के रहेंगे, और बाकी के जो प्रतिवेदक अधिकारी, उस केस में आपके 2 प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। और दोनों प्रतिवेदक अधिकारी के माध्यम से 10-10 मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनका मीन एवरेज निकाल के डाल दिया जाएगा। और कहीं कंडीशंस में आप एक ही प्रतिवेदक 6 महीने से ज्यादा किसी अधिकारी के अंडर रहे, तो आपका एक ही प्रतिवेदक अधिकारी रखें, ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से आपने भरना, तो 1 अप्रैल से आपने भरना है। तो ये मार्च है, ये सबसे पहले आप अप्रैल भर लेंगे 2024 से। मैंने ये अप्रैल भर लिया। 1 अप्रैल से आप वो भरिए, और दूसरा आपका 31 मार्च तक, ये 31 इसको क्लियर कर ले। कई बार जल्दबाजी में आप इसको क्लियर नहीं कर पाते। अब जाहिर सी बात है, अब इनके समीक्षक और स्वीकृत अधिकारी जो है वो आपके जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक होंगे। तो हम उनको टीचिंग में नहीं, नॉन टीचिंग में डालेंगे, उन्हें हमेशा नॉन टीचिंग में डालेंगे। उप खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उन सबको नॉन टीचिंग में डालेंगे। और माना आप ट्रांसफर होकर दूसरे विद्यालय से यहाँ आए हैं, तो आप पुराने विद्यालय या पुराने बीओ कार्यालय का वो ले लेंगे कि वहां पर कौन कार्य इस समय वो जो कार्य थे वो कहाँ पर चले गए। जो जहां पर भी चले गए उस समय जो आपके वर्तमान में उस रहे होंगे, उन्हें आपने सर्च करना है यहाँ पर। तो हमने इनको सर्च कर लिया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है यहाँ प्राथमिक में, और पौड़ी में है, मैंने पौड़ी सिलेक्ट कर लिया। और खंड है इनका, पौड़ी डाल देते हैं।
उसके बाद संस्था का नाम इनका ऑफिस आएगा। माना ऑफिस से नहीं आ रहा तो आप इंस्टीट्यूट डाल लीजिए उस केस में, तो कई बार इंस्टीट्यूट में भी वो आ जाएगा। और संस्था तो आपका डीओ प्राथमिक शिक्षा ऑफिस डीओ, तो यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर क्लियर आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पर ऑफिस डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर प्राथमिक, चलो इसे बाद में कर लेंगे, आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे करना है। वहां पर उनका नाम वहां पर दिखाई देने लगेगा। माध्यमिक अपर तो इसको आपने ऐसे भर लेना है जैसे भी जो भी आपके होंगे। अभी मैं इसको, क्योंकि समय की वो बाध्यता है, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे कंप्लीटली। इसके बाद मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। हाँ, तो आप सुन पा रहे होंगे सर ना, सभी सुन पा रहे होंगे? जी सर सही है। हाँ जी सर। तो इस तरह से हम इसको एसीआर हम फाइल कर लेंगे। तो एसीआर जब हम यहाँ से फाइल करेंगे एजुकेशन पोर्टल के, आप कौन से उस पे क्या कहते हैं स्कूल आईडी से आप करेंगे। जब ये हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट होने के बाद आप एम्प्लॉय में जाके अपने जो सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है, आपके 80-90 मार्क्स की जो सेल्फ असेसमेंट उसमें आपने करनी है, तो उसे आप यहाँ पर करेंगे। यूजर आईडी, वहां पर आपकी 6 डिजिट यूजर आईडी होगी, 6 डिजिट यूजर आईडी होगी, या आपकी जो कह सकते हैं ट्रेजरी कोड होगा। मैंने ये डाल दिया और यहाँ पर मैं इसमें पासवर्ड डालता हूं, और मैं एम्प्लॉय में चला जाता हूं। और इस तरह देखिए, इस तरह से मेरी वो एसीआर खुल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर एसीआर में क्लिक करता हूँ और सेल्फ में भरता हूँ, क्योंकि मैं भर चुका हूँ 24-25 की भर चुका हूँ, तो सर्च करता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी एसीआर में भर चुका हूँ। तो गोपनीय आख्या इस तरह से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके, क्योंकि आपके जो बैचेस जो है आपके स्कूल पोर्टल से आपके बन चुके हैं, तो यहाँ पर गोपनीय आख्या मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसे गोपनीय आख्या को स्वीकार भी कर लिया है। जो मेरे मार्क्स हैं मैंने उसमें ऐड भी कर लिया, और इस तरह से मेरी पूरी गोपनीय आख्या हो गई। इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। और क्योंकि कोई भी आप चाहे आप आवेदन करते हैं, किसी तरह से भी आवेदन करते हैं ट्रांसफर्स के लिए, किसी तरह से आवेदन करते हैं किसी दूसरे विद्यालय में क्या कह सकते हैं अनुरोध पे, तो आपको ये गोपनीय आख्या की एक प्रति लगानी होती है। तो इसमें आप इस तरह से इस गोपनीय आख्या की प्रति लगा लेंगे। और अगर आप दूसरे अगर की बात करें कि भी माना यहाँ पर उनकी एसीआर जब ऑन करता हूँ सेल्फ की, तो यहाँ पर अगर 24-25 में लिख देता हूं, तो देखिए उनको क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, प्लीज डिटेल आर नॉट फाइल्ड, प्लीज कंटेक्ट टू यूनिट। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप यूनिट पे काम नहीं करेंगे, यूनिट में इनकी एसीआर के इनके बैच क्रिएट नहीं करेंगे, इनके प्रतिवेदक अधिकारी स्वीकृत और समीक्षक अधिकारी को क्लियर नहीं करेंगे, वहां पर निकालते हुए उनको सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर सेल्फ एसीआर पे जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन है उसे नहीं भर पाएंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन की जो डेट है वो 20 जून है। तो आप इस पे जरूर कार्य करें। अगर आपका यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है तो आप अपनी यूनिट को कांटेक्ट करें, मतलब अपने प्रधानाध्यापक महोदय को कांटेक्ट करें कि आप उनके बैच क्रिएट करें, और उनके जो प्रतिवेदक जो आपके स्वीकृत और अधिकारी हैं उन्हें आप उस पर सिलेक्ट करते हुए सबमिट करें, ताकि यहाँ पर उनकी एसीआर खुल जाए और उनके सेल्फ आप जो उसमें भरना आपने सेल्फ डिक्लेरेशंस वो आप भर पाए।